हम सब लोगों ने कोई ना कोई भाषा जरूर सीख रखी होती है और किसी एक भाषा का या बहुत सारी भाषाओं का हमने व्याकरण भी सीख रखा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है। हो सकता है आपने इंग्लिश का व्याकरण सीखा हो सकता है संस्कृत का सीखा हो सकता है हिंदी का व्याकरण आपने सीखा हो या उर्दू का। तो जिस भी भाषा का आपने व्याकरण सीखा है तो थोड़ा सा तो आपको पता ही होगा कि व्याकरण का हम कैसे प्रयोग करते हैं, क्या योगदान है व्याकरण का हमारी भाषा में। किसी भी भाषा का व्याकरण उस भाषा की जान होती है, उस भाषा की मुख्य जड़ें वहीं से होती हैं। यदि भाषा की शुद्धता का हमें ध्यान रखना है या भाषा का शुद्ध प्रयोग करना है तो हमें उस भाषा का व्याकरण आना, उस भाषा का ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हम लोग ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हिंदी पेडागोजी के और आज अध्याय 4 हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है भाषा के अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है या व्याकरण किस प्रकार मददगार है भाषा को सीखने में। यदि किसी भी भाषा को आपको सीखना है, किसी भी भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखना है तो व्याकरण आपको किस हद तक भूमिका निभाती है आपको उस भाषा को सीखने में। तो हम पढ़ने वाले हैं कि भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि भाषा अधिगम जो है भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। किसी के साथ आपको बातचीत करना है तो उसका माध्यम क्या है? भाषा। लेकिन उसके प्रभावी, आकर्षक और मानक बनाने के लिए व्याकरण का योगदान होता है। तो भाषा को हमें अपनी भाषा जो है उसको प्रभावी बनाना है, इफेक्टिव बनाना है कि हम जो बोलें और लगभग सब लोग सुने, मतलब उसकी ओर आकर्षित हो गए। तो हमें क्या करना है कि भाषा को प्रभावी बनाना है, आकर्षक बनाना है और उसको स्टैंडर्ड बनाना है। हम कहते हैं ना वो बड़े स्टैंडर्ड में बोलता है या स्टैंडर्ड से बातचीत करता है, तो उस भाषा को मानक मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो किसी भाषा को प्रभावी, आकर्षक और मानक बनाने में व्याकरण का योगदान रहता है। व्याकरण भाषा की परिवर्तनशीलता के गुण के कारण भाषा का एक अपना गुण होता है। कौन सा गुण होता है? परिवर्तनशीलता का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? परिवर्तनशीलता का गुण होता है। भाषा जो है वो परिवर्तित होती रहती है। आज से 100 साल पहले हिंदी में कुछ और शब्द थे, आज कुछ और शब्द हैं और आने वाले समय में कुछ और शब्द होंगे। जैसे हम लोग पहले अग्नि कहते थे, हिंदी में शब्द है अग्नि, तो पहले हम आग को अग्नि कहते थे, आज हम आग कहते हैं। पहले हम खेत को क्षेत्र कहते थे, आज हम खेत कहते हैं और हो सकता है आने वाले समय में उसको कुछ और कहें। तो ये क्या है? ये भाषा का परिवर्तनशील होना है। भाषा परिवर्तित होती रहती है समय के अनुसार। तो भाषा की परिवर्तनशीलता के गुण के कारण उसे हमें क्या करना है? हमें उसे शुद्ध बनाए रखना है और शुद्ध बनाए रखने के लिए और दुनिया भर की विकृतियों से, मतलब गलतियों से या कोई इसमें विकृति ना आ जाए, इससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम सिखाने पड़ते हैं। तो भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करने के लिए हमें उनको प्रेरित करना पड़ता है। और व्याकरण क्या करती है? व्याकरण बच्चों को शुद्ध रूप सिखाने में मदद करती है। भाषा का शुद्ध रूप क्या है, भाषा का सही रूप क्या है, ये सिखाने में व्याकरण हमें बहुत मदद करती है। तो व्याकरण का मुख्य रोल तो यही है कि भाषा को शुद्ध बनाए रखने में व्याकरण बहुत मदद करती है। आप अशुद्ध भाषा ना बोलें, इसका व्याकरण विशेष ध्यान रखती है। व्याकरण का इसमें विशेष योगदान रहता है। तो ऊपर की स्लाइड में हमने चीज़ें डिस्कस कर ली है कि हमें भाषा का शुद्ध प्रयोग करना है तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। भाषा को हमें विकृति होने से बचाना है, भाषा को हमें फालतू की चीज़ों में पढ़ने से बचाना है, तो हमें क्या करना है? व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और हमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना सीखना है तो उसके लिए हमें व्याकरण बहुत मदद करता है। अब हम पढ़ेंगे कि भाषा एवं व्याकरण क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा है? ये अरस्तू ने कहा है। अरस्तू ने कहा है कि ह्यूमन जो है एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है और उसको समाज में ही रहना चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं? समाज में नहीं रहते, अपने घर में अकेले रहना चाहते हैं। इससे क्या होता है? तनाव की स्थिति बनती है। तो हमें वैसे भी समाज में रहना चाहिए। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसने विचारों के आदान प्रदान के लिए कुछ सार्थक ध्वनियों को अपनाया है। जिसने अपने विचारों को दूसरों को बताने के लिए, दूसरों के विचारों को सुनने के लिए, आपसी बातचीत के लिए, समाज के साथ जुड़ने के लिए क्या किया है? कुछ ध्वनियों को अपनाया है। किसको अपनाया? कुछ ध्वनियों को अपनाया है और ये ध्वनि प्रतीक भाषा कहलाती हैं। तो प्राणी ने क्या किया है कि
किसी से बातचीत करना है तो उसने क्या है, कुछ ध्वनि प्रतीक बनाए हैं अपने, और उन्हीं ध्वनि प्रतीकों को हम भाषा कहते हैं। भाषा की अलग अलग परिभाषाएं भी इसमें मैं ऐड करना चाहता था अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, लेकिन वो हमारे एग्जाम में आती नहीं है तो मैंने उसको ऐड नहीं किया। इसके बाद भाषा जो है वो व्यक्ति के जीवन की अमूल्य निधि है। भाषा व्यक्ति के जीवन की अमूल्य निधि है जिसका कोई मूल्य नहीं है। इसका प्रयोग वह अपनी सुविधा के अनुसार करता है। इसका प्रयोग जो है वह अपनी सुविधा के अनुसार करता है। अपनी क्या करता है, सुविधा के अनुसार करता है। जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की इच्छा होती है तो वह भाषा का प्रयोग करता है, और उस पर जितनी बनती है, जो भाषा बनती है उस भाषा का प्रयोग करता है। वो हो सकता है उसमें हिंदी अच्छी आती हो, उसको इंग्लिश आती हो, फ्रेंच आती हो, इटालियन आती हो, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का प्रयोग करता है। और क्या होता है कि लगातार प्रयोग होते रहने के कारण, इसको पढ़ें ध्यान से, लगातार प्रयोग होते रहने के कारण क्या हुआ है, भाषा स्थिर नहीं रहती। भाषा लगातार प्रयोग होती आ रही है, प्राचीन काल से अभी तक भाषा लगातार प्रयोग होती आ रही है। तो पहले जो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जो हम भाषा प्रयोग करते थे और आज जो भाषा प्रयोग करते हैं वो उस भाषा से परिवर्तित है। वहाँ कुछ और शब्दों का प्रयोग होता था, आज कुछ और शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि तत्सम शब्द, तो पहले ना तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, अब उनमें परिवर्तन हो गया तो वो तद्भव बन गए। अग्नि आग बन गया, क्षेत्र खेत बन गया, तो ये सारे शब्द बदल गए हैं और ये परिवर्तित होते रहते हैं। तो लगातार प्रयोग होते रहने के कारण भाषा कभी ना स्थिर नहीं रहती, कभी एक जगह रुकी नहीं रहती, उसमें परिवर्तन होता रहता है, बल्कि यह हमेशा परिवर्तनशील बनी रहती है। तो व्यक्ति विशेष का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति विशेष का प्रभाव उस पर पड़ता रहता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति तमिलनाडु का है, उसको तमिल आती है, अब उसने सीख ली हिंदी, तो अब हिंदी को ना वो अजीब तरीके से बोलेगा। जैसे हिंदी भाषी राज्य यूपी और एमपी के लोग जो बोलते हैं हिंदी, वैसी हिंदी नहीं वो बोलेगा, आप देखना उसको। जैसे VVS लक्ष्मण एक खिलाड़ी है, VVS लक्ष्मण इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते थे, शायद अभी कमेंट्री करते हैं। तो वो ना साउथ इंडिया के रहने वाले हैं। अब वो हिंदी जब यूज करते हैं तो वो ना सबसे अलग हिंदी यूज करते हैं। जो हिंदी भाषी राज्यों के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, मध्य प्रदेश और ये अपने यूपी के लोग हैं, इनके जैसी हिंदी नहीं वो बोलते। तो उनका तो वो एक व्यक्ति विशेष है और उनका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, भाषा पे पड़ता दिखाई देता है। भाषा सदा से ही विकासोन्मुख रही है और अर्जनशील रही है। इसका मतलब ये है कि भाषा को लोग हमेशा से अर्जित करते रहे हैं। मैंने आपको भाषा अर्जन पढ़ाया भी है। इसके बाद भाषा का हमेशा विकास होता रहा है। भाषा का पतन नहीं ज़्यादातर हमने देखा है, भाषा हमेशा विकासोन्मुख रही है, भाषा का हमेशा से विकास होता रहा है। और विकास का नाम ही परिवर्तन है, चाहे आप विकास कह दीजिए और चाहे आप परिवर्तन की कह दीजिए। यदि उसमें परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब ये उसमें विकास हो रहा है। और यह कभी वृद्धि के रूप में तो कभी हास्य के रूप में देखी जाती है। हाँ, कभी कभी इसमें हास्य भी देखने को मिल जाता है, कभी कभी भाषा का क्षरण भी हो जाता है। जैसे संस्कृत है, आजकल उसको कोई प्रयोग नहीं करता ज़्यादातर, तो हमें उसका क्या देखने को मिल रहा, हास्य देखने को मिल रहा। और विकास ऐसे कोई भाषा बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है, भाषाएं तो सभी विकसित हो रही हैं, कोई धीरे होती है, कोई बहुत तेज होती है, कोई मीडियम गति से होती है, लेकिन हो तो सब रही हैं। लेकिन किसी किसी भाषा का हमें क्षय भी देखने को मिलता है, जैसे कि संस्कृत का आजकल लोग प्रयोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो उसका हमें क्षय देखने को मिल रहा है। हो सकता है आगे वो विलुप्त भी हो जाए या समाप्त भी हो जाए, क्योंकि जब कोई बोलेगा नहीं, जब कोई पढ़ेगा नहीं, तो वो समाप्त तो हो ही जाएगी, उसका क्षय तो हो ही जाएगा। इसके बाद व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें, व्याकरण कौन सा शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। कौन कराता है बोलने के नियमों का ज्ञान? आपको कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, इन सारे नियमों का ज्ञान कौन करा रहा है? बिल्कुल शुद्ध करना है, शुद्ध चीज़ें होना चाहिए, शुद्ध लिखना है, शुद्ध बोलना है। हम कहते हैं ना शुद्ध लेख लिखो या शुद्ध बोलो या सही उच्चारण करो, तो ये हम व्याकरण की मदद से ही कहते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम इन सब चीज़ों को शुद्ध रूप से पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भाषा को सीखने में ना व्याकरण की क्या भूमिका है, ग्रामर की क्या भूमिका होती है किसी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में या किसी लैंग्वेज को सीखने में। तो भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका को हम पढ़ेंगे कि व्याकरण जो है वो भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है। अव्यवस्थित मतलब उसको व्यवस्थित करता है। कौन करता है व्यवस्थित भाषा को? व्याकरण। भाषा का जो व्याकरण है वो भाषा को व्यवस्थित करता है। यदि व्याकरण नहीं होता तो आप कैसे भी उल्टे सीधे बोलते और भाषा पे कंट्रोल नहीं रहता, अव्यवस्थित हो जाती। कोई कुछ भी कहता, व्याकरण है नहीं तो सबका सही माना जाता। अभी व्याकरण है तो कोई गलत बोलता है तो हम उसको बोल देते हैं कि ये तुमने गलत बोल दिया, तुमने लिंग का ध्यान नहीं रखा, या तुमने संधि गलत बोल दी, या समास का सही प्रयोग नहीं किया।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग भाषा के व्याकरण की वजह से ही ध्यान रखते हैं, और आज भाषा व्यवस्थित है तो सिर्फ व्याकरण की वजह से। तो व्याकरण भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है। अतः भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने, सबसे इंपॉर्टेंट है शुद्ध रखने, उसको विकृतियों से बचाने के लिए हमें व्याकरण की शिक्षा आवश्यक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्याकरण जो है ये क्या है। ये भाषा का सहचर है। व्याकरण भाषा का सहचर है, और भाषा तो अनुकरण से सीखी जाती है, पर भाषा को प्रभावशाली बनाना है। यदि आप बोले तो लगभग सब लोग सुने और बहुत प्रभावशाली भाषा आप सीखें, तो हमें क्या करना है, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके सर्वमान्य रूप को सीखना होगा। उसके सर्वमान्य रूप का मतलब ये है कि जो पूरी दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में जो भाषा बोली जाती है और अच्छे तरीके से जो बोली जाती है, हमें उसको सीखना है। जैसे हिंदी है, अच्छी व्याकरण सम्मत हिंदी बोलना है हमें, बाकायदा। हमें सबके जैसे हिंदी नहीं बोलना, सब लोग तो बोलते हैं, लेकिन हमें व्याकरण का बिल्कुल ध्यान रखना है, एक एक चीज़ का ध्यान रखना है और बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलना है यदि हम हिंदी बोलते हैं। तो व्याकरण भाषा का सहचर है। सहचर का मतलब होता है साथ साथ चलने वाला, और भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, पर भाषा को हमें प्रभावशाली बनाना है, उसके सर्वमान्य रूप को सीखना होता है। भाषा के सर्वमान्य रूप को जानने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, हमें व्याकरण तो जानना जरूरी है। भाषा को हमें अच्छा प्रयोग करना है, प्रभावशाली बनाना है, आकर्षक बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो हमें उसका व्याकरण सीखना ही पड़ेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, यदि अच्छी भाषा सीखना है तो आपको उसको व्याकरण सीखना ही पड़ेगा। विद्यार्थियों के द्वारा मानक भाषा का प्रयोग, विद्यार्थियों के द्वारा जब मानक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है तो उनको व्याकरण के नियमों से परिचित होना आवश्यक है। आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश भाषा सीखूं और स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखूं और अच्छे से इंग्लिश में बातचीत करूं, तो आपको क्या करना होगा, इंग्लिश का व्याकरण भी सीखना होगा, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही आप भाषा की अशुद्धियों को पहचान सकते हैं और उनमें सुधार कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि व्याकरण की कितनी बड़ी भूमिका है भाषा को सीखने में। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमने व्याकरण की भूमिका भी पढ़ी, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि भाषा जो है वो सदा विकासोन्मुख रही है, सदा परिवर्तनशील होती रहती है। पहले कुछ और शब्द हम भाषा में बोलते थे, आज कुछ और बोलते हैं, आगे कुछ और बोलेंगे। हमने ये भी पढ़ा कि भाषा का व्याकरण क्या है, उसका अर्थ क्या है, और परिभाषा भी हमने पढ़ी उसकी। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि उसको आकर्षक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए हमें किस प्रकार मेहनत करनी चाहिए, किस प्रकार भाषा के नियम सीखने चाहिए। और भाषा ना क्या करती है कि चीज़ों को शुद्ध बनाए रखती है, व्यवस्थित बनाए रखती है भाषा को, और भाषा का हमें शुद्ध प्रयोग करना ही चाहिए। नहीं तो हम लोग भाषा का शुद्ध प्रयोग नहीं करेंगे तो भाषा फिर कौन कहेगा कि भैया, तो सब लोग यही सोचेंगे कि फिर हमें भाषा नहीं आती। और वास्तविकता भी यही है कि आपको सही भाषा नहीं आती यदि आप शुद्ध प्रयोग नहीं करते तो। और बाकी हमने ये भी देखा कि भाषा का विकास भी होता है और भाषा का ह्रास भी होता है। हमने देखा कि संस्कृत का ह्रास धीरे धीरे हो रहा है, हो सकता है आगे बिल्कुल विलुप्ति हो जाए संस्कृत, क्योंकि कोई इसका प्रयोग ही नहीं करता। तो ये हमारा अध्याय 4 है और उसका ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकेंड पार्ट जो है मैं आपको अगली वीडियो में लाऊंगा और उसमें आपका ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और आप कमेंट करें यदि आप और कोई दूसरा विषय पढ़ना चाहते हैं। लगभग ये 1-2 टॉपिक और रह गए हैं, तो वो मैं थोड़ा सा भी ब्रेक देता हूँ। जब तक आप बताएं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उस सब्जेक्ट को आप कमेंट करें, फिर मैं वो सब्जेक्ट लेके आता हूँ।